हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी प्रिय छात्रों को मेरा नमस्कार। मैं रोहित मिश्रा आप सभी का अपने आरबीएस महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं स्टूडेंट्स आपको पढ़ाऊंगा बीएससी एग्रीकल्चर, जो 6 सेमेस्टर के हमारे स्टूडेंट्स हैं उनकी क्लास में पढ़ाऊंगा। उनका जो सब्जेक्ट है डिजीज़ ऑफ फील्ड एंड हार्टिकल्चर क्रॉप्स एंड देयर मैनेजमेंट, यानी आपकी फसलों की प्रमुख जो बीमारियां हैं उससे संबंधित जो मेरी क्लास है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। इसमें मैं आपको पढ़ा रहा था गन्ने की फसल में प्रमुख रखने वाले रोगों के बारे में। तो गन्ने की फसल में प्रमुख जो रोग हैं उसके बारे में पढ़ा दिया हूँ। आज जो अंतिम जो महत्वपूर्ण रोग है, जो बीमारी है गन्ने की फसल की, उसके बारे में मैं बताऊंगा। आइए अपनी क्लास को स्टूडेंट से स्टार्ट करता हूँ। जो गन्ने की फसल की आज मैं बीमारी के बारे में आपको बताऊंगा वो है आपकी जो है वो आपका गन्ने का ग्रासी प्ररोह रोग, यानी शुगर केन ग्रासी सूट डिजीज। ठीक है ना, ग्रासी सूट डिजीज यानी शुगर केन ग्रासी सूट डिजीज, गन्ने का ग्रासी प्ररोह रोग। तो जैसे ही हम इसका नाम लेते हैं शुगर केन ग्रासी सूट डिजीज, वैसे हमारे मन में नाम आता है कि इसका ग्रासी सूट डिजीज क्या है। यानी ये एक प्रकार का जो है वो घास प्ररोह रोग जो होता है, मतलब कि जैसे घास का जो है वो घास के मतलब जो ग्रास होती है, घास होती है, उसी कई सारे कल्ले निकल आते हैं, कई सारे ब्रांचेज निकल आते हैं, बिल्कुल झाड़ू नुमा होती है। तो वो इस प्रकार से इस रोग का नाम घास प्ररोह क्यों पड़ा, क्योंकि इसमें क्या होता है कि इस रोग से प्रभावित जो गन्ने की फसल होती है उसमें घास नुमा आकृति बन जाती है, यानी कई सारी जो है वो ब्रांचेस शाखाएं निकल आती हैं और बिल्कुल झाड़ी नुमा पौधा हो जाता है गन्ने का। इसीलिए इसको जो है वो ग्रासी सूट डिजीज यानी घास प्ररोह रोग के नाम से हम जानते हैं। यानी गन्ने की जो फसल प्रभावित होती है, बिल्कुल झाड़ी नुमा आकृति, बिल्कुल जो है वो झंझा नुमा आकृति, घास के समान कई सारे कल्ले जड़ों के पास से निकल आते हैं और उस फसल की जो है वो वृद्धि एवं विकास प्रभावित होती है और गन्ने की जो गुणवत्ता होती है वो काफ़ी लो हो जाती है, यानी शुगर की क्वालिटी डिक्रीज हो जाती है, जिससे उसकी प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हो पाती है। इसीलिए इसको हम घास प्ररोह रोग के नाम से जो है वो जानते हैं। ये गन्ने की एक वो प्रमुख बीमारियों के अंतर्गत आती है। अगर ये बीमारी ज़्यादा हो जाए तो गन्ने में 100% जो है वो लॉस जो है वो देखा गया है। ये जो बीमारी होती है स्टूडेंट्स, मुख्यतः जो है फाइटोप्लाज्मा के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? फाइटोप्लाज्मा के द्वारा। फाइटोप्लाज्मा किसके द्वारा? फाइटोप्लाज्मा। ठीक है ना, क्या है इसका? पैथोजेन है। ठीक है ना, इसका जो रोग कारक होता है वो होता है फाइटोप्लाज्मा। तो जो आपका शुगर केन ग्रासी सूट डिजीज है वो किसके द्वारा होता है? फाइटोप्लाज्मा के द्वारा होता है, यानी इसका जो कैजुअल ऑर्गेनिज्म है वो होता है फाइटोप्लाज्मा होता है। ठीक है ना, तो इसके द्वारा ये रोग जो है वो कॉज किया जाता है। ये गन्ने की बहुत कॉमन बीमारी है। जो गन्ना उत्पादक प्रमुख राज्य हैं वहाँ पर प्रमुखता जो है वो कई सारे राज्यों में मुख्यतः पाए जाते हैं। इन भारत में जितने भी जो है वो गन्ना उत्पादक राज्य हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, कर्नाटका हो, जहाँ भी गन्ने की प्रमुख जो है खेती की जाती है वहाँ पर यह रोग जो है वो पाया जाता है। ठीक है ना, वैसे तो ये सामान्य बीमारी है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा अगर आक्रामक रूप में जो है वो गन्ने की फसल में फैल गई तो ये 100 से जो है वो लगभग 80 से 100% जो है वो गन्ने की फसल में हानि जो है वो कर देती है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से इस बीमारी के बारे में जानना आवश्यक है। आइए और जानते हैं इस बीमारी के बारे में, कैसे क्या इसका जो है वो जो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन है कैसे होता है। तो इसके जब हम साइंटिफिक क्लासिफिकेशन इसका करेंगे तो सबसे पहले इसका देखेंगे कॉमन नेम क्या होता है। ठीक है ना, तो कॉमन नेम इसका जो है हमने बता ही दिया है, ग्रासी सूट डिजीज होता है। इसको शॉर्टकट में क्या कहते हैं? GSD। ठीक है ना, GSD भी बोलते हैं, और वैसे इसको शुगर केन ग्रासी सूट डिजीज के नाम से भी जानते हैं, SCGS के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, इस प्रकार से GSD इसको बोलते हैं। तो GSD जो होती है वो गन्ने की फसल की एक कॉमन बीमारी होती है, जिसका कॉमन नेम जो है वो ग्रासी सूट डिजीज या ग्रासी प्ररोह रोग होता है। और जब इसके कैजुअल ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे तो इसका जो कैजुअल ऑर्गेनिज्म होता है, यानी इसका जो रोग कारक होता है वो होता है कैंडिडेटस फाइटोप्लाज्मा सैकरेई। क्या होता है? कैंडिडेटस फाइटोप्लाज्मा सैकरेई। क्या होता है? कैंडिडेटस फाइटोप्लाज्मा सैकरेई जो होता है वो इसका जो है वो आपका साइंटिफिक नेम जो है वो होता है। ठीक है ना, इस प्रकार से इसका जो होस्ट होता है शुगर केन
सैकरम ऑफिसनेरम, यानी जो इस रोग का जो पैथोजन का जो होस्ट होता है, फाइटोप्लाज्मा का जो होस्ट होता है, वो क्या होता है, शुगर केन होता है, सैकरम ऑफिसनेरम, ठीक है ना। और इसका वेक्टर होता है, क्या होता है, यानी वेक्टर्स का मतलब क्या होता है, जो रोगों को फैलाने काम करता हो। रोग को फैलाने काम कौन करता है, कुछ पैथोजेनिक वेक्टर्स होते हैं, इंटरमोपैथोजेनिक इंसेक्ट होते हैं, जो अस्वस्थ पौधे से स्वस्थ पौधे में डिजीज का क्या करते हैं, ट्रांसमिशन करते हैं। यानी जो अस्वस्थ पौधे हैं उसमें बैठते हैं, उनके जो है वो पत्तियों का रस चूसते हैं और उसमें बीमारी को फैलाते हैं, फिर जो है वो उन्हीं से जो है वो उनके कण, जो रोग के कण को ले जा करके स्वस्थ पौधों में छोड़ देते हैं, ठीक है ना। जब उनका भी सैप चूसेंगे, उनका भी रस चूसेंगे पत्तियों का, तनों का और फूलों का, तो फिर उसमें जो है उसको फैला देते हैं। तो इस प्रकार से रोग का जो संवाहन का काम करते हैं, रोज को फैलाने का काम करते हैं एक पौधे से दूसरे पौधे में, उसे हम क्या कहते हैं, वेक्टर्स कहते हैं। ये क्या होते हैं, ये मुख्यतः जो है वो इंसेक्ट होते हैं। क्या होते हैं, इंसेक्ट, ठीक है ना, इंसेक्ट होते हैं। कुछ ऐसे इंसेक्ट होते हैं, कुछ ऐसे कीट होते हैं स्टूडेंट, जो रोगों के फैलाने काम करते हैं, ठीक है ना। मोस्टली कौन कौन से होते हैं, जैसे थ्रिप्स हो गए, माइट्स हो गए, लीफ हॉपर हो गए, एफिड्स हो गए, ये जो है वो बीटल्स हो गए। कई प्रकार के ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो पत्तियों का रस चूसने वाले होते हैं, फूलों का रस चूसने वाले होते हैं, और एक पौधे से दूसरे पौधे में जो है वो बीमारियों को फैलाने का काम जो है वो करते हैं। उसे हम इंसेक्ट वेक्टर कीट या प्लांट पैथोजेनिक जो है वो प्लांट इंटरमोपैथोजेनिक में जो है वो इंसेक्ट के नाम से जो है वो जानते हैं। तो इसका जो वेक्टर होता है वो होता है लीफ हॉपर। क्या होता है, लीफ हॉपर। लीफ हॉपर एक जो है वो हरा फूद का एक कीट होता है जो रोगों को फैलाने का काम करता है, ठीक है ना। सैकरास्टोनिडी सैकरिवेटा होता है। और जिसकी दूसरी स्पीच होती है मैस्ट्रोमैस्ट्रेटिक्स होता है, हाइग्रोफिलिस डेलिकोप्लस होता है, वल्गेरिस होता है। ये इसका जो है वो वेक्टर का साइंटिफिक नेम है, जो अलग अलग प्रकार से जो है वो अलग अलग स्पीसीज होती है जो इस रोग को फैलाने का काम जो है वो करती है, ठीक है ना। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, यानी इसका वितरण जो है वो, ये रोग जो है वो प्रमुख जो है वो जैसे साउथ एशिया में जो है, इंडिया में भी पाया जाता है, कई सारी कंट्रीज़ में जो है वो जो गन्ना उत्पादक जो है वो देश है वहाँ पर पाया जाता है। और मुख्यतः इंडिया में जो है वो जो भी गन्ना उत्पादक राज्य हैं, जिसका नाम मैंने पहले भी आपको बता चुका हूँ, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हुआ, कर्नाटक हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, आपका जो है वो तेलंगाना हो गया, कई सारे जो गन्ना उत्पादक राज्य हैं वहाँ पर प्रमुखता जो है वो रोग जो है वो पाया जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसका क्लासिफिकेशन है स्टूडेंट। इनके बाद मैं आगे बात करूँगा कि गन्ने का ग्रासी प्ररोग रोग जो है वो लगभग सभी एशियाई देशों में पाया जाता है, ठीक है ना। सभी एशियाई देशों में पाया जाता है, जिसमें गन्ने की पैदावार काफ़ी प्रभावित होती है। तो इसके द्वारा जो है गन्ने की काफ़ी जो है वो जो प्रोडक्शन है उसका लॉस होता है। जो शुगर केन मिल के जो शुगर मिल के मालिक हैं, इस रोग से प्रभावित फसल अगर उनके यहाँ जाती है गन्ने के लिए, तो चीनी की गुणवत्ता को क्या कर देती है, कम कर देती है, ठीक है ना। यानी जो उससे चीनी बनती है वो कम क्वालिटी होती है, उसकी गुणवत्ता जो है वो कम होती है, उतना अच्छा रेट उसका मार्केट में नहीं मिल पाता है। तो इस प्रकार से क्वालिटी को डिक्रीज भी कर देता है। इसके अलावा यह रोग जो है घास सूख पादप प्लावक के कारण होता है। तो पादप प्लावक को क्या कहते हैं, फाइटोप्लाज्मा ही कहते हैं। क्या कहते हैं, फाइटोप्लाज्मा, ठीक है ना। तो फाइटोप्लाज्मा के कारण होता है। भारत में यह रोग गन्ने की सारी फसल में होता है, ठीक है ना। इंडिया में जो है वो गन्ने की जहाँ भी उत्पादक होता है, जहाँ पर भी प्रोडक्शन इंडिया में होता है, वहाँ पर यह रोग जो है प्रमुखता पाया जाता है। और यह मुख्यतः फाइटोप्लाज्मा के द्वारा होता है। और किस इंसेक्ट वेक्टर के द्वारा, लीफ हॉपर जो इंसेक्ट होता है उसके द्वारा ये इसको फैलाने काम होता है, एक पौधे से दूसरे पौधे में इसको बीमारी का हस्तांतरण जो है वो किया जाता है, ठीक है ना। इस प्रकार से हम इसका जो है वो इसके बारे में हमने आपको बताया। इसके बाद हम बात करेंगे लक्षण की, सिम्टम्स की बात करेंगे, ठीक है ना। तो वैसे स्टूडेंट्स जो है वो इसके लक्षण तो हम विशेषता जो है वो लगभग फसल की रोपित होने के, फसल की जब रोपाई करते हैं उसके 1 से 2 महीने बाद ही जो है वो फसल में इसके सिम्टम जो है वो प्रेजेंट होते हैं। यानी इसके लक्षण जो है वो फसल रोपने के 1 से 2 महीने बाद ही जो है वो दिखाई देते हैं। और कैसे दिखाई देते हैं, जैसा कि आप जो है स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि जब हम इसको रोपित करते हैं, जब उसमें कल्ले निकलते हैं, प्रभावित फसल में जब कल्ले निकलते हैं तो कल्ले क्या होते हैं, वो जो है वो ऊपर से टिलट ना निकल के नीचे से जड़ों के पास से जो है वो कई सारी हल्की हल्की शाखाएं निकलती हैं, कई छोटी छोटी जो है वो प्ररोह निकलती हैं, शाखाएं निकलती
निकलती हैं और उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल लैक होता है, क्लोरोफिल की जो है वो कमी होती है और बिल्कुल झाड़ी नुमा पौधा जो है वो आकार धारण कर लेते हैं। जैसा आप लोग पहली इमेज में देख रहे हैं कि इस प्रकार से जो है वो, जैसे इसमें देख रहे हैं कि कई सारे जड़ों के पास से जो है वो ब्रांचेज जो है वो निकली हुई हैं। क्या निकली है? ब्रांच। कई सारी जो है इसकी ब्रांच निकली हैं, शाखाएं निकल रही हैं ऐसे ऐसे, और सब में जो है वो आप देख रहे हैं क्लोरोफिल की कमी पाई जा रही है। पत्तियां जो है वो पीली येलोइश कलर की हैं, यानी क्लोरोफिल की कमी है उसमें, ठीक है ना। और पौधा बिल्कुल एक दिशा में न बढ़ करके साइड साइड में झाड़ियों का रूप जो है वो धारण कर लेता है। इससे क्या होता है, पौधे की ग्रोथ जो है वो बिल्कुल रुक जाती है, एक झाड़ी नुमा पौधा आकार धारण कर लेता है, जिससे जो है पौधे की उतनी अच्छी वृद्धि नहीं हो पाती है और पौधे से उतना अच्छा प्रोडक्शन जो है वो नहीं मिल पाता है। और जो भी गन्ना, जो भी चीनी उत्पादन होता है वो कम गुणवत्ता वाला होता है, उसमें मिठास की जो है वो कमी होती है। अब दूसरी इमेज में भी आप देख सकते हैं, ठीक है ना, कि देख रहे हैं कि यहाँ से जो है वो हल्की हल्की पतली जो है वो बिल्कुल हल्की शाखाएं जो है वो ऐसे ऐसे करके जो है वो निकल आ रही हैं, जिससे क्या होता है कि ये मुख्य जो शाखा है, ये जो मुख्य शाखा है, जो हेड ब्रांच है इसकी, उसका सही से वृद्धि एवं विकास नहीं हो पाता है। जो साइड में कई सारे टिलर्स जो है वो निकलते हैं, कई सारी सब शाखाएं जो निकल आती हैं, उप शाखाएं निकल आती हैं, वो जो है वो क्या करती हैं, पोषक तत्वों को जो है वो बांट देती हैं और इस प्रकार से जो है वो इनकी सही वृद्धि जो है वो नहीं हो पाती है, पौधा बिल्कुल झाड़ी नुमा हो जाता है। और एक चीज़ है स्टूडेंट, इसमें जो है वो जो आपकी फ्लोएम की एक्टिविटीज़ है, जो फ्लोएम संवाहक ऊतक होते हैं, जो पोषक तत्वों को संवहन का करते हैं, प्रत्येक भाग में पोषक तत्वों को ले जाने काम करते हैं, उनकी भी क्रिया जो होती है वो बाधित हो जाती है। और जब उनकी क्रिया बाधित हो जाती है तो पौधे की वृद्धि एवं विकास सही से नहीं हो पाती है, पौधा बिल्कुल बंझाकार छोटे नुमा जो है वो रह जाता है, ठीक है ना। और जो इनकी शाखाएं निकलती हैं उसमें क्लोरोफिल की कमी हो जाती है, जिससे पौधा क्या होता है, सूख जाता है धीरे धीरे है और उसमें अच्छे से जो है वो सुक्रोज का निर्माण जो है वो नहीं हो पाता है। इस प्रकार से जो होता है, तीसरी इमेज में आप देख रहे हैं कि ये पौधा पुराना हो चुका है, बहुत सारी शाखाएं इसमें देखिए ये साइड साइड में जो है वो निकल आई हैं बिल्कुल, और इसमें जो है वो बिल्कुल क्लोरोफिल लैक कर गया है, क्लोरोफिल की कमी हो गई है और इसमें आप देख रहे हैं बिल्कुल झाड़ी नुमा आकार में बिल्कुल धारण कर लिया है। और इसमें जो है होता है बिल्कुल गन्ने की उत्पादकता बिल्कुल लो हो जाती है, मतलब कि प्रोडक्शन बिल्कुल कम मिलता है और जो भी आपका शैप, जो भी आपका शुगर प्राप्त होता है बिल्कुल लेस क्वालिटी का होता है, इसमें बिल्कुल मिठास जो है वो नहीं होती है। तो इस प्रकार से पौधा जो है वो बिल्कुल जो है वो प्रभावित पौधा जो है वो इस प्रकार से दिखाई देता है, ठीक है ना। और गन्ने का उत्पादन जो है वो बहुत कम हो जाता है, अगर इस प्रकार से पौधा स्टूडेंट रहेगा तो उसमें प्रोडक्शन जो है बिल्कुल लो हो जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है वो सिम्टम जो है वो आप देखेंगे, आप फील्ड में जाकर के कभी विजिट करेंगे, देखेंगे तो इस प्रकार से सिम्टम जो है वो इसमें आपको दिखाई देगा, ठीक है। अब मैं आगे बात करूंगा कि रोपाई के लगभग 2 महीने बाद यह बीमारी दिखाई देती है। जैसा कि मैंने बताया आपको, प्रभावित प्ररोग के आधार से अनेक दुबले एवं लंबे पौधे इस रोग की विशेषता है। पत्तियां पूरी तरह से हरमाहीन, पतली और सक्रिय हो जाती हैं। तो जो मैंने बताया कि इसमें क्या है कि सबसे मेन लक्षण है कि जो आधार प्ररोग होती हैं, जो बेस से आधारी भाग से जड़ के पास से जो है वो जो शाखाएं निकलती हैं बिल्कुल पतली होती हैं और उसमें क्लोरोफिल की जो है वो कमी होती है, हल्का पीले और भूरे कलर में जो है धीरे धीरे वो पूरी तरह से परिवर्तित हो जाती हैं। ऐसा लगता है कि पत्तियों में बिल्कुल जंग लग गया है और जंग नुमा वो दिखाई देती हैं, बिल्कुल झाड़ी का आकार धारण कर लेती हैं। पौधे समय से पहले और निरंतर टिलरोड की लंबाई में कमी के कारण झाड़ीदार और घास जैसे दिखाई देते हैं। और पौधों की क्या होती है, जो टिलर्स निकलती हैं बिल्कुल कमज़ोर होती हैं, उनकी सही से वृद्धि नहीं हो पाती है और छोटी रह जाती हैं, बिल्कुल बंझाकार रह जाती हैं, जिससे क्या है वो झाड़ीदार जो है वो स्रफ्स के आकार जो है वो दिखाई देती हैं। प्रभावित पौधों के पेड़ों के झुंड अच्छी कलियां के संपूर्ण प्रजनन द्वारा अवरुद्ध हो जाती हैं, ठीक है ना। तो इनका जो एपिकल बड होती है, ठीक है ना, इनका कहने का मतलब ये है एपिकल बड। एपिकल बड क्या होती है, एपिकल बड का क्या होता है स्टूडेंट, मतलब मुख्य शाखा, ठीक है ना। किसी भी जो है वो प्लांट की एक जो मुख्य शाखा होती है वो जो है क्या करती है, सबसे ज़्यादा जो है वो
फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया करती है। सबसे ज़्यादा जो है भोजन बनाने काम जो है वो एपिकल बर्ड करती है। और एपिकल बर्ड की जो है लंबाई है वो शीघ्र होती है, मुख्य शाखा होती है। सबसे ज़्यादा जो है वो पोषक तत्व तो वही खींचती है और सबसे ज़्यादा ग्रोथ भी वही करती है। अगर उसकी प्रॉपर ग्रोथ होती है तो प्लांट की हाइट जो है वो बढ़ती है। अगर उसमें कई सारी शाखाएं निकल आती हैं, पौधे की जो है पोषक तत्व तो बढ़ जाता है और मुख्य शाखा जो है वो छोटी रह जाती है, जिससे उत्पादन क्या होता है, प्रभावित होता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से प्रभावित पेड़ों की झुंड अच्छी कलिका जो है वो बिल्कुल अवरुद्ध हो जाती है। जो एपिकल बड होती है उसकी ग्रोथ क्या होती है, बिल्कुल अवरुद्ध हो जाती है। जब कई सारी शाखाएं निकल आती हैं झाड़ूनुमा तो मुख्य शाखा की वृद्धि बिल्कुल रुक जाती है। ठीक है ना। ऐसे डंठलों की कलियां आमतौर पर कागज जैसी और असामान्य रूप से लंबी होती हैं। ठीक है ना। तो कागज जैसी जो है वो इसकी लंबाई देखेंगे कि जो कलियां होती हैं, बर्ड्स होती हैं, बिल्कुल कागज जैसे जो है वो लंबी दिखलाई पड़ती हैं। ठीक है। कुछ मामलों में निचले नोट्स पर जड़ों का भी गठन होता है। कभी कभी जो है वो जो निचली नोट्स होती हैं उसमें जड़ भी निकल आती हैं। ठीक है ना। ये भी आपको जो है वो देखने को इसमें मिलेगा। ये सारे जो है वो मुख्यतः लक्षण इसके होते हैं। उसके बाद कैजुअल ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे। अब हम कैजुअल ऑर्गेनिज्म कहें, चाहे आप पैथोजेन कहें, चाहे रोग कारक कहें, रोग कारक, तीनों चीज क्या है, एक ही है। ठीक है ना। ये एक ही होता है, कैजुअल ऑर्गेनिज्म, पैथोजेन और रोग कारक, यानी जो रोग को फैलाने काम करता है, जिसके द्वारा रोग जो है वो होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कैजुअल ऑर्गेनिज्म। रोग कारक क्या होता है, रोग पादप प्लाज्मा के कारण होता है। संक्रमित पौधों की फ्लोएम कोशिकाओं के अति पहले वर्गों में दो प्रकार के शरीर दिखाई देते हैं। 300 से 400 nm व्यास का गोलाकार पिंड और आकार में 30 से 31 mm व्यास वाले फिलामेंट्स पिंड होते हैं। ठीक है ना। तो ये जो है जो आपका फाइटोप्लाज्मा होता है, फाइटोप्लाज्मा जो है वो 300 से 400 nm व्यास का जो है वो गोलाकार पिंड का आकार जो है वो दिखाई देंगे। जब इसको हम अति सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो इतना 300 से 400 mm आकार के जो है वो दिखलाई पड़ते हैं इसके जो है वो कैरेक्टर। तो इस प्रकार से इसका कैजुअल ऑर्गेनिज्म मुक्ता जो है वो आपका फाइटोप्लाज्मा जो है वो होता है। इसके बाद बात करूंगा मैं रोग चक्र की, डिजीज साइकिल की। तो रोग चक्र की जब बात आती है तो किस प्रकार से रोग का जो है वो संक्रमण, यानी किस प्रकार से रोग जो है वो चक्र जो है और किस प्रकार से रोग में इन्फेक्शन प्लांट के संपर्क में कैसे आता है और कैसे उसका जो है वो संक्रमण प्रारंभ होता है और कब तक जो है वो चलता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं स्टूडेंट्स आपको बताऊंगा कि इसका जो है वो संक्रमण कहाँ से होता है। इसका जो है वो मुक्ता जो है वो इंसेक्ट वेक्टर्स के द्वारा, सबसे पहले क्या होता है, इंसेक्ट वेक्टर के द्वारा। जो कीट होते हैं, कुछ इंटमोपैथोजेनिक कीट होते हैं जो रोगों का हस्तांतरण काम करते हैं अस्वस्थ पौधे से स्वस्थ पौधे में। ठीक है ना। तो मान लीजिए कोई प्रभावित फसल है तो उसमें से क्या होगा कि उसको प्रभावित जो रोग ग्रसित फसल होगी उसमें कीट उसका रस चूसेगा और फिर उससे जो है वो दूसरी फसल में जब बैठता है तो उसके जो पार्टिकल्स होंगे, जो उस रोग के पार्टिकल्स होंगे, उसको जो है जो स्वस्थ पौधे में छोड़ता है और फिर उसका भी जो है वो उसके द्वारा भी फसल वो जो है पैथोजन उस फसल को भी प्रभावित करने लगता है। तो इंसेक्ट के द्वारा वेक्टर्स हुआ। और दूसरी जो होता है जो सकर्स के द्वारा कैसे इनका ट्रांसमिशन होता है। जो रोगग्रसित सकर होते हैं उसको हम जब काटते हैं, रोगग्रसित सकर्स जब हम काटते हैं तो जो काटने वाला चाकू होता है फिर उससे हम दूसरे सकर को काटते हैं, स्वस्थ पौधे को काटते हैं तो उसमें भी वो रोग जो है वो फैल जाता है। यानी केन का जो सेट्स होते हैं उसको कटिंग के जब हम प्रयोग करते हैं तो अगर इन्फेक्टेड उसमें औजार है, काटने वाली जो ब्लेड्स हैं या फिर उसके चाकू हैं, उससे भी इस रोग का फैलाव जो है वो होता है। तो जब पौधे में इसका फैलाव हो जाता है तो फिर क्या होता है, स्टॉक में जो है वो वेक्टर्स का जो है वो आपका प्रभावित होता है और फिर ये जो है आपका फंगस का जो है वो जब सुटेबल इन्वायरमेंट मिलता है तो फंगस का क्या होता है, डिस्पर्सन होता है और फिर ये जो है वो आपके जो है वो पौधे के जो है वो इनका मल्टीप्लिकेशन होता है और फिर इनके स्पोर जो है वो एक प्रकार से फैलते हैं और जो है वो उपयुक्त वातावरण पर जो है वो फिर से ये फसल में जो है वो अटैक करते हैं। तो अगर रोग ग्रसित जो है वो कैन है, सेट्स हैं, रोग संक्रमित जो कैन हैं,
संक्रमित सेट्स हैं, अगर उसकी हम रोपाई फिर कर देते हैं तो फिर से ये नई फसल में इसका संक्रमण जो है वो प्रारंभ हो जाता है, ठीक है ना। इसीलिए हमेशा जो है वो साफ़ सुथरे सेट्स का, साफ़ सुथरे बीजों का प्रयोग जो है वो बुआई के लिए करना चाहिए। देखना चाहिए किसी प्रकार के संक्रमित जो है वो केन सेट्स जो है वो नहीं होने चाहिए। अगर उसमें किसी प्रकार के संक्रमण है तो उसको हमको ट्रीटमेंट करना चाहिए। कई प्रकार के ट्रीटमेंट होते हैं, उससे उपचारित करके कई प्रकार के केमिकल्स को उपचारित करके या फिर फिजिकल मेथड से उपचारित करके ही केन्स को हम रोपने के लिए प्रयोग जो है वो करना चाहिए, ठीक है ना। तो बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब मैं आगे आपको बताऊंगा। इस प्रकार से फाइटोप्लाज्मा का प्राथमिक प्रसार रोगग्रस्त सेट और काटने के चाकू के माध्यम से होता है, रोगजनक दूसरे तरीके से एपिट होता है, ठीक है ना। तो पहला जो मैं बताया था वही चीज़ यहाँ पर है कि सबसे पहले जो होता है रोगग्रस्त सेट्स और काटने के चाकू के माध्यम से होता है। यानी रोगग्रसित अगर बीज है, रोगग्रसित सेट्स हैं, तो उसको हम अगर काटते हैं तो उसके चाकू के माध्यम से भी स्वस्थ पौधे, स्वस्थ सेट में भी इसका फैलाव हो जाता है। और दूसरा एफिड्स रोपालियोसुपुरम मोदिस मेलानिपीस सैचरी और एम डिओसैचरी द्वारा जो है वो ये प्रेषित किया जाता है। तो कई प्रकार के जो है वो एफिड्स होते हैं, माइट्स होते हैं, आपके जो है वाइट फ्लाई होती है। इसे भी जो है वो रस चूसने वाले कीट जो होते हैं, इसका ट्रांसमिशन जो है वो अस्वस्थ पौधों से स्वस्थ पौधों में जो है वो करते हैं, ठीक है ना। ज्वार और मक्का प्राकृतिक संपादित पोषक तत्वों के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है वो जो डिजीज़ है वो ज्वार में भी होता है, मक्का में भी होता है, तो उससे भी इसका संक्रमण जो है वो गन्ने में हो जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अगर हम मान लीजिए संक्रमित फसल को हम काटे हैं, किसी औजार का प्रयोग किए हैं, तो फिर जब हम उस औजार से स्वस्थ पौधे को भी कटिंग करेंगे, मान लीजिए उसी औजार का हम प्रयोग आपका गन्ने की फसल में कर रहे हैं, तो गन्ने की फसल भी उससे जो है वो प्रभावित हो जाएगी, ठीक है ना। अब मैं इसके आगे बात करता हूँ कि इसका नियंत्रण क्या होता है। नियंत्रण एवं प्रबंधन, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, ठीक है ना। तो कंट्रोल जो है वो रोग आने के बाद किया जाता है, जबकि मैनेजमेंट की जो प्रैक्टिसेस हैं, आपकी प्रबंधन की जो प्रक्रिया है वो रोग आने के पहले ही की जाती है। यानी प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ठीक है ना। तो मैनेजमेंट जो है वो सबसे पहले बेटर ज़रूरी है कि रोग का प्रकोप होने ही ना पाए, ठीक है ना। तो जिस खेत में हम गन्ने की फसल ले रहे हैं बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए, उसमें किसी प्रकार के खरपतवार वगैरह जो है वो आसपास नहीं उगने चाहिए। अगर उगे हैं तो उनको बिल्कुल हमको डीप प्लाविंग करके, उनको उखाड़ करके, साफ़ सुथरा करके जो है वो नष्ट कर देना चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद जो है वो गन्ने की फसल अगर लेना है जिस खेत में, उसी गर्मी के दिनों में हमको गहरी जुताई कर देना चाहिए, ठीक है ना। इससे क्या होता है, सोलर ट्रीटमेंट हो जाता है मिट्टी का। इसके बाद क्या करना चाहिए, जो भी हम सेट्स का प्रयोग कर रहे हैं वो कहीं मानक नर्सरी से खरीदना चाहिए। अगर हम परचेज़ कर रहे हैं सेट्स को, शुगर केन सेट्स को अगर हम खरीद रहे हैं कहीं से, तो मानक जो नर्सरी है, मानक जो संस्थाएं हैं, वहाँ से ही जो है वो रजिस्टर्ड दुकानों से ही हमको जो है सेट्स को जो है वो परचेज़ करना चाहिए। या फिर जो है वो जो भी हम सेट्स को परचेज़ करते हैं उसको जो है रोपित करने से पहले जो है वो उसका अच्छे से ट्रीटमेंट जो है वो कर लेना चाहिए, ठीक है ना। कई प्रकार के जो है वो केमिकल्स उसको हमको ट्रीटमेंट जो कर लेना चाहिए, और कई प्रकार के ट्रीटमेंट जो है वो दिए गए हैं, वो भी मैं आगे जो है वो आपसे डिस्कस करूँगा। इसके बाद क्या होता है कि जैसे ही लक्षण दिखाई देते हैं रोगग्रस्त भागों का उन्मूलन करें। अगर मान लीजिए किसी फसल में इसके लक्षण जो है वो दिखाई देते हैं तो उस फसल को उखाड़ करके तुरंत जला देना चाहिए, ताकि कोई भी जो है वो इंसेक्ट वेक्टर उस पर बैठ करके वो रोग को स्वस्थ पौधों में जो है वो न फैला पाए, ठीक है ना। तो अगर रोगग्रसित फसल में कोई दिखती है तो तुरंत उसको उखाड़ करके जो है वो जला देना चाहिए, दबा देना चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद रोगग्रसित क्षेत्र सेट के चैन से बचें, ठीक है ना। रोगग्रसित जो है वो जो है सेट से जो है हमेशा बचना चाहिए। अगर रोग प्रभावित हम सेट्स का प्रयोग करेंगे तो फिर से आक्रमण जो है उस रोग का जो है वो हो जाएगा। इसीलिए साफ़ सुथरे सेट्स का, स्वस्थ सेट्स का जो है वो रोपाई के लिए प्रयोग जो है वो करना चाहिए। रोपण से पहले 1 घंटे के लिए 52 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म पानी के साथ जो है वो स्वस्थ सेटों का पूर्व उपचार करना चाहिए।
यानी जब हम सीड्स को रोपाई करते हैं उसके 1 घंटे पहले जो है वो लगभग 52 मिनट तक 52 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 घंटे तक जो है वो आपको गर्म पानी में जो है सीड्स को जो है वो डाल देना चाहिए। जिससे क्या होता है, गर्म पानी में उपचार करने से क्या होता है, जो आपके फाइटोप्लाज्मा के स्पोर्स होते हैं वो बिल्कुल तरह से जो है वो नष्ट हो जाते हैं और ट्रीटमेंट होने के पश्चात ही उनको जो है वो बोना चाहिए। ठीक है ना, ये चीज़ करना चाहिए। या फिर जो है वो उसका भाप उपचार भी किया जाता है। लगभग 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है वो गर्म पानी की जो भाप होती है उससे जो है वो सेट्स को गुजारा जाता है और उससे भी क्या होता है, इसके पैथोजन जो है वो नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से भी हम बचा सकते हैं। इसके बाद 8 घंटे के लिए 54 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म हवा के साथ उनका इलाज करना आवश्यक होता है। वही चीज़ है कि जो गर्म भाप होती है 54 डिग्री सेंटीग्रेड की, उसको 8 घंटे तक देने से भी इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। इसके अलावा कीटनाशकों के साथ महीने में 2 बार जो है फसल पर छिड़काव करना चाहिए। कई प्रकार के इमिडाक्लोपीड इंसेक्टिसाइड्स हैं जिनका प्रयोग जो है वो इसके ऊपर लगभग महीने में, अगर वो फसल में संक्रमण हो गया है तो उसका स्प्रे जो है वो महीने में 2 बार जो है वो करना चाहिए। इसके अलावा कुछ रोगरोधी प्रजातियां हैं। रोगरोधी प्रजातियां हैं कौन कौन सी? रोगरोधी प्रजाति, रोगरोधी प्रजाति कौन कौन सी हैं? CP 2310, CP 1214, CP 4802, ठीक है ना, CO 9295, ठीक है ना, CO 2020, ठीक है ना। इसका हमको जो है वो कई प्रकार की जो है रोगरोधी प्रजातियां हैं, रोग के प्रति जो है वो सहनशील शक्ति है, रोग को सहने वाली प्रजातियां, रोग आनुवांशिक गुणों से भरपूर प्रजातियां हैं, उनको जो है वो आपको प्रयोग करना चाहिए रोपाई के लिए। तो इस प्रकार से अच्छा मैनेजमेंट करके, अच्छा कंट्रोल करके, सही जो है वो प्रबंधन विधियों के द्वारा हम गन्ने की फसल से अधिक उपज जो है वो ले सकते हैं और कई प्रकार की जो प्रमुख बीमारियां हैं गन्ने की फसल के, उससे हम जो है वो फसल को बचा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की क्लास में स्टूडेंट बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी जो है वो जो हमारा चैनल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहें और जो है वो सब्सक्राइब करते रहें। ठीक है ना, तो बिल्कुल आप सहयोग करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।